Hello friends, this is Sia. Welcome back to the channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper एनालिसिस एंड डेली करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, आज का जो पहला आर्टिकल है वो नवजोत सिंह सिद्धू पर है, जो कि क्या हैं, कांग्रेस लीडर हैं और इन्हें 1 साल जेल की सज़ा दी गई है। क्यों दी गई है? 1988 के रोड रेज केस में इन्हें जेल की सज़ा दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं नवजोत सिद्धू के बारे में, फिर उसके बाद केस को देखते हैं। तो देख लेते केस ही क्या है ना। तो क्या केस है? ये 1988 में अपने फ्रेंड रुपिंदर सिंह संधू के साथ ये शेरनवाला के गेट क्रॉसिंग पर अपना कार क्या करते हैं, पार्किंग में लगाते हैं रोड के किनारे। तब वहाँ पे गुरनाम नाम के व्यक्ति आते हैं जो कि 65 साल के होते हैं और इनसे बोलते हैं, अर्ज करते हैं कि अपना कार थोड़ा मूव कर लें। लेकिन वहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। जब वहाँ पे क्या करते हैं, ये नवजोत उन पे असॉल्ट कर देते हैं, हमला कर देते हैं, जिससे गुरनाम की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। उसके बाद गुरनाम के जो घर वाले थे, इनकी फैमिली FIR फाइल करवाती है और तब वहाँ पे इन्हें आसानी से छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं जाता, 1000 का फ़ाइन लगाया जाता है। उसके बाद इन्हें छोड़ दी जाती, क्योंकि ये बताया जाता है कि वो जो डेथ था वो क्या है, इंटेंशनली नहीं हुआ है, बिना किसी इरादे का हो गया है। ऐसा इरादा नहीं था उनका डेथ करने का, लेकिन ऐसा हो गया है। तो वहाँ पे ये आसानी से छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन गुरनाम की फैमिली जो थी वो चाह रहे थे कि मेरे न्याय मिले। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। रिव्यू यानी पुनर्विचार याचिका फाइल कर दिया, जिससे कोर्ट क्या किया है, पुनर्विचार करके और नवजोत सिंह को फिर से 1 साल की सज़ा दे दी। और वो सज़ा क्या है, वो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा उन्हें दे दी गई 1988 रोड केसेस डेथ केस में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होता क्या है। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मीन्स होता है सश्रम जेल की सज़ा, यानी पूरी मेहनत के साथ क्या होना, जेल में बंद रहना। इसमें जितने साल भी जेल की सज़ा दी जाती है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में, उतने साल तक क्या करवाया जाता है, हार्ड लेबर करवाया जाता है। अब नवजोत को 1 साल की सज़ा दी गई, तो 1 साल तो उन्हें क्या करवाया जाएगा, हार्ड लेबर करवाया जाएगा उनसे जेल में ही। ओके। और ये सज़ा जो हो सकती है 10 साल तक होती, 10 साल से अधिक नहीं हो सकती है। और इसके बाद इसमें क्या क्या काम करवाए जाते हैं ये देख लेते हैं। इसमें जो काम होते हैं वो मैनुअल लेबर हो जाएंगे, कुकिंग हो जाएंगे, कारपेंट्री, फार्मिंग एंड वीविंग। तो ये सब काम होते हैं जो इसमें करवाए जाते हैं। तो ये जो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट होता है वो किस धारा में आता है, किस सेक्शन में आता है? ये इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 53 में आता है। तो ये देखता है, ये कैटेगराइज करता है कि ये जो ऑफेंडर है वो किस पनिशमेंट के लायक है। और उसमें क्या कंटेंट रहता है, क्या रहता है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट रहता है जो दिया जाता है। और कैसे? इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर, यानी ये इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पेनल कोड में रहता है। और ये 5 टाइप की पनिशमेंट को क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है 53। पहला ये डेथ पेनाल्टी, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट रिगोरस एंड सिंपल। मतलब ये इम्प्रिजनमेंट किस टाइप का, रिगोरस होगा या सिंपल होगा, ये प्रिस्क्राइब करता है। फिर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन। तो ये 5 टाइप का जो होता है पनिशमेंट धारा 53 यानी 53 प्रिस्क्राइब करता है। अब इसी में आती है सेक्शन 60 आता है। सेक्शन 60 यानी धारा 60 ये देखता है कि जो ये इम्प्रिजनमेंट, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है कोर्ट के द्वारा, वो पूरा का पूरा रिगोरस है यानी कठोर सज़ा है, या फिर सिंपल है, साधारण है, या फिर पार्टली थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा सा साधारण है। ये कौन करता है? आईपीसी का सेक्शन 60 करता है। फिर यहाँ पे आता है सेक्शन 70। तो सेक्शन जो 60 होता है वो तो अपना काम कर देगा, वो बता देगा कि अब जैसे नवजोत सिंह सिद्धू मान लेते हैं, उनको 1 साल की जो रिगोरस इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो उसमें वो पूरा का पूरा हार्ड लेबर करेंगे या फिर थोड़ा करेंगे पार्टली रूप से, या फिर
पूरा का पूरा सिंपल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो तो अपना बता देगा। और इसके बाद कितना साल क्या होगा, मतलब जो पार्टली रहेगा वो कितने दिन तक रहेगा, वो कौन बताता है? ये सेक्शन 73 बताता है 1860, यानी आईपीसी 1860 का सेक्शन 73 बताता है कि कितने साल तक जो है, कितने साल में कितने दिन तक व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कॉन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, या फिर कितने दिन तक उसे हार्ड लेबर करवाया जाएगा, या फिर कितने सिंपल में उसे रखा जाएगा। तो ये 73 बताता। अब देख लेते हैं किस में कितने दिन तक कौन। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है, अगर 6 महीने की है, तो उसमें से जो व्यक्ति है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एकांतवास की सज़ा में रखा जाएगा 1 महीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद अगर साल भर का रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो वो 2 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा, यानी उसे अकेलेपन का जो दंड दिया जाएगा वो 1 महीने का होगा साल भर में। तो यानी नवजोत को 1 महीने का दिया जाएगा। और इसके बाद अगर ऐसा प्रावधान है तब, नहीं तो पूरा का पूरा क्या करवाया जाएगा, उनसे हार्ड लेबर करवाया जाएगा। और उसके बाद अगर 1 से अधिक साल का ये इम्प्रिजनमेंट है, तो उन्हें क्या 3 महीने का क्या करवाया जाएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा। और फिर इसके बाद जब इनकी एकांतवास की सज़ा पूरी हो जाती है, तो इनसे फिर क्या करवाया जाता है, हार्ड लेबर करवाया जाता है। जब तक उनकी जेल की टाइम पूरी नहीं हो जाती तब तक इनसे हार्ड लेबर करवाया जाता है। उसके बाद इन्हें रिलीज़ किया जाता है। तो इसमें हम लोग 3 धारा देखें, एक क्या था 53 है, एक 53, फिर है क्या 60, फिर 73। तो 53 क्या करेगा, 53 रिगोरस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे देता है। अब वो सज़ा कैसी रहेगी, मतलब टोटली कठोर रहेगी या टोटली आसान रहेगी, या कुछ कठोर कुछ आसान रहेगी, वो कौन करता है, धारा 60 करता है, सेक्शन 60। और अगर वो टोटली यानी कुछ पार्टली, मान लेते पार्टली कठोर है पार्टली आसान है, तो उसमें कितने दिन तक कठोर कितने दिन तक आसान का काम कौन करेगा, 73 करेगा। तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, मतलब पूरक हैं, एक दूसरे को बताते हैं। तो 3 धारा इसमें हम लोग देखें। ओके, आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अब लोग देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा किस पे है, फ्यूल पे है, और बायोफ्यूल पे है। तो देखते हैं, यहाँ हमारा आर्टिकल आता है, ये है इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी जो अभी हमारे इंडिया में चल रही है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले देखे हैं कि मतलब दे रहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, यानी पेट्रोल में क्या मिलाना, इथेनॉल मिला करके जो है चलाना, जिससे क्या होगा, हमारे जो देश की डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम पर, दूसरे देशों से मंगाना, आयात करना, इंपोर्ट करना, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से। अब हम लोग समझेंगे इथेनॉल होता क्या है। सबसे पहले इथेनॉल जो होता है एक टाइप का गैस होता है, और ये बनता किससे है, बायोफ्यूल से बनता है। अब बायोफ्यूल क्या होता है, बायोफ्यूल जो बनाया जाता है वो कॉर्न से बनाया जाता है, अनाज से बनाया जाता। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इस पिक में देख रहे हैं कि यहाँ मक्का दिया, मैज़े दिया, और इस मक्के से क्या निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है ना। तो यही हमारा बायोफ्यूल्स, और बायोफ्यूल से इथेनॉल बनता है। इथेनॉल क्या किया जाता है, पेट्रोल में मिला दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा जितना इथेनॉल मिलाया जाएगा उतना हमारे पेट्रोल की बचत होगी, और उतना हमें कम आयात करना पड़ेगा। ओके, तो अब देख लेते हैं इसकी क्या हिस्ट्री है शुरू से। तो अभी तक जो इसकी कहानी है, हमारे यूनियन कैबिनेट एक अमेंडमेंट अप्रूव करते हैं जो कि 2018 का है। 2018 में अप्रूव करते हैं नेशनल पॉलिसी को, और उसमें क्या रहता है, जो कंपनी है ना, फ्यूल कंपनीज़ हैं, उन्हें इंक्रीज़ करना है। क्या इंक्रीज़ करना है, इथेनॉल परसेंटेज को, यानी 2030 तक का, 2030 और 25 के बीच में जो इथेनॉल है उसका परसेंटेज है वो 20% हो जाना चाहिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस 20% टारगेट को हम लोग बहुत पहले ही अचीव करने जा रहे हैं। तो ये
परसेंटेज हम लोग अप्रैल 2023 तक अचीव कर लेंगे, यानी 20%। इथेनॉल मिक्सिंग का मतलब, ब्लेंडिंग का मतलब ये है, अगर 100 लीटर हमारा पेट्रोल है तो उसमें 20 लीटर क्या होगा, 20 लीटर इथेनॉल होगा। ओके, तो और 80 लीटर क्या होगा, पेट्रोल होगा। तो ये है 20% इथेनॉल E20। ओके, तो इसकी जो हिस्ट्री है इंडिया में ब्लेंडिंग की, इथेनॉल ब्लेंडिंग की, वो 2 दशकों से आ रही है, चल रही है। और इसका जो यूज़ किया जाता है पार्टिकुलर रूप से 2 व्हीलर यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स में किया जाता है। तो एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ने सजेस्ट किया है कि 75%, बताया है कि 75%, 220 मिलियन व्हीकल्स में 75% क्या चलते हैं, 2 व्हीलर्स चलते हैं, यानी बाइक चलते हैं, स्कूटी चलती हैं। तो और क्या, उसमें से 12% क्या चलता है, 4 व्हीलर चलते हैं। तो फिर इसमें से मतलब इसके लिए क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो डीजल है वो क्या है, बहुत अच्छा है। तो ये बताया गया कि इथेनॉल और इथिल एल्कोहल जो है क्या, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है जो कि क्या करता है, जलता है और जनरेट करता है हीट, गर्मी हीट करता, जनरेट करता है, और पावर इंजन्स। ओके, तो ये है कि इंडिया की कहानी की मतलब 75% क्या है, 2 व्हीलर हैं। अब इसके बाद तो ये एक रिपोर्ट आया है IEEFA का रिपोर्ट आया है, जो कि कहता है कि अगर इंडिया को ये 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 2025 तक जो इसका टारगेट है उसे अचीव करना है, तो इसे 30,000 एडिशनल स्क्वायर किलोमीटर खेती करनी पड़ेगी मैज़े की, यानी मक्के की, तब जा कर के ये क्या कर पाएगा, 2025 तक 20% इथेनॉल की टारगेट कंप्लीट कर पाएगा। और ये IEEF है क्या, ये इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस है। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है। और इसके बाद 2001 में जो ये ब्लेंडिंग है वो क्या था, 5% था। और कितने राज्यों में था, 6 राज्यों में, सॉरी 9 स्टेट्स यानी 9 राज्यों में और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में से सेल किया जा रहा था। फिर 2002 में इसे बढ़ा करके 20 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज़ में इसे कर दिया गया, सॉरी 2006 तक 20 राज्यों में हो गया। और 2013-14 तक इसमें ये 1.5 क्रॉस नहीं कर पाया। फिर ये टारगेट बनाया गया 2015 में, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये क्या किए, टारगेट बना के 2020 तक इसे क्या कर दिया जाएगा, 10% कर दिया जाएगा। 2020 तक इसे 10% कर दिया जाएगा और 20% कर दिया जाएगा 2030 तक। 2021 के जून की एक नीति आयोग कमेटी है, उसका रिपोर्ट बताता है कि इंडिया का जो पेट्रोलियम इंपोर्ट है वो क्या था, 185 मिलियन टन था, 185 मिलियन टन था। और इसकी जो कॉस्ट थी, प्राइस थी, वो $55 बिलियन थी, $55 बिलियन थी। और ये कब का डेटा है, 2020-21 का डेटा है। और इसमें से अधिकतर जो पेट्रोलियम यूज़ किया गया था वो व्हीकल्स में यूज किया गया था। और 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम है ना वो क्या होगा, इसीलिए क्या रहेंगे, सफल रहेंगे। जब इथेनॉल वाला प्रोग्राम ये क्या है, सफल रहेंगे। और इस प्रकार से $4 बिलियन पर एनम बचा लिया जाएगा इंडिया का, यानी 30,000 करोड़ रुपया बचा लिया जाएगा, जो कि क्या होगा इंडिया के लिए, यानी इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा होगा। और इसके बाद इस गोल को अचीव करने के लिए और इस पैसे को बचाने के लिए, अचीव करने के लिए इस गोल को, कितने की हमें ज़रूरत है, 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की ज़रूरत है। पॉपुलेशन, व्हीकल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसे इतनी की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि इंडिया जो है 2025 तक क्या कर लेगा, 722 से 921 करोड़ लीटर क्या क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। और इसके बाद जो है ये क्या है, एक ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन है, यानी आशावादी, जिससे इंडिया की क्या, यानी करेंट प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी वो क्या है, 426 करोड़ लीटर है, जो मॉलिसस से है, मॉलिसस बेस्ड डिस्टिलरीज से है। और 258 करोड़ लीटर्स ये ग्रेन बेस्ड, यानी अनाजों पे बेस्ड डिस्टिलरीज
अनाज बेस्ड डिस्टिलरीज़ पे है। इतना हमें मतलब करेंटली कितना मिला, 426 करोड़ लीटर, 258 करोड़ लीटर हमें मिल रहा है। फिर इसका एस्टिमेट जो बनाया गया है वो क्या रहेगा, जल्द ही से प्राप्त कर लिया जाएगा। 760 करोड़ लीटर किस पे होगा, मॉलिसेस बेस्ड डिस्टिलरीज़ पे, और 740 करोड़ लीटर वो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज़ पे होगा। इस प्रकार से 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल क्या हो जाएगा जो रिक्वायर्ड है, कंप्लीट होगा। और बात करें इंटरनेशनल लेवल पे तो यूएस और ब्राज़ील ये सबसे आगे हैं इथेनॉल प्रोडक्शन में। 92 बिलियन यानी 92 बिलियन लीटर्स ये लोग क्या करते प्रोड्यूस करते हैं। ये दुनिया का 84% इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद कौन है, यूरोपियन यूनियन है, फिर चाइना, इंडिया, कनाडा, फिर थाईलैंड है। और इसके बाद जो है इंडिया का जो प्राइस है अन्य देशों की तुलना में यानी यूएस और ब्राज़ील की तुलना में क्या है, ज़्यादा है इंडिया का प्राइस, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम प्राइस सपोर्ट करती है। दैट्स वाई यहाँ पे प्राइस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और फिर इसके बाद तो बात करें अगर इसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट की तो ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला नहीं होता है और बहुत सेफ्टी भी होता है। और इसके बाद इंडिया में जो चीपेस्ट सोर्स है ना वो क्या है, शुगर केन है। यानी इथेनॉल का सबसे चीपेस्ट सोर्स है वो क्या है, शुगर केन है। और इथेनॉल बनता ही है शुगर से, यानी जितने भी कॉर्न का यूज किया जाएगा उसके शुगर से ही क्या बनाया जाएगा, इथेनॉल बनाया जाएगा। अभी उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो है सबसे चीपेस्ट जो सोर्स है वो शुगर केन है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके फिगर को, ये कैसे बनेगा। तो फिर सूर्यमुखी के भी से बनाया जाता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये कई सारे क्या है, कॉर्न है। फिर यहाँ पे इसे क्या किया जा रहा है, जो जिस टाइप का अनाज होगा उसे उसी टाइप से किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैज़े होता तो इसे क्या किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा, पीसा जाएगा, फिर इसे मतलब अलग किया जाएगा किसी तरीके से, फिर यहाँ पे बनाया जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा दूसरे में और क्लियर रहेगा। यहाँ ले लेते हैं सूर्यमुखी को, देखते हैं। ये ऑयल क्रॉप्स है। इसका सबसे पहले इससे हमें क्या मिल जाएगा, सीड मिल जाएगा। इस सीड से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, इसमें जो ऑयल होगा। तो अभी क्या हमें मिला, ये क्रूड वेजिटेबल ऑयल मिला है। फिर इसे रिफ़ाइन किया जाएगा, रिफ़ाइंड वेजिटेबल ऑयल बन जाएगा। फिर इस ऑयल से क्या निकाला जाएगा, अल्कोहल निकाला जाएगा और ग्लिसरीन निकाला जाता है। यहाँ नीचे हम लोग देख रहे हैं फूड इंडस्ट्री के लिए। और इसके बाद यहाँ से क्या मुझे मिलता है, इथेनॉल मिलता है। और इथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल में हम क्या व्हीकल में यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसे बनाया जाता है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कई सारे क्रॉप्स हैं जो कि यहाँ फर्स्ट, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन दिया हुआ है। यहाँ हम देखें शुगर केन है और ये है शुगर बीट है, ये ये क्या है, बाजरा मान लेते हैं। और ये वीट है, ये मैज़े है, ये कॉर्न है। तो इस तरीके से मतलब कई सारे कॉर्न यूज किए जाते हैं। इसके जो थोड़े कुछ नुकसान भी हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ नुकसान है। वो क्या नुकसान है, और हाँ ये इंडिया का क्या है, ये इसे जेफ्रॉन कहेंगे। आई थिंक ये क्लियर नेम नहीं है, जेफ्रॉन है। ये क्या है, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका। और इसमें लगभग 40% इथेनॉल पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कम ही है। प्रोबेबली इससे इथेनॉल बन जाए तो जो है, तो यहाँ देख लेते हैं जैसे शुगर केन हो गया, कॉर्न, सोया हो गया। इसके स्टार्च को फिर इस स्टार्च से क्या निकाला गया, शुगर निकाला गया। शुगर को फर्मेंटेशन करके इथेनॉल, फिर इथेनॉल को क्या कर दिया गया, यहाँ पे गैसोलीन में मिक्स कर दिया गया। फिर इसे अब यूज़ किया जाएगा। तो इससे कुछ नुकसान भी होते हैं, इसके क्या है, डिसएडवांटेज भी हैं। इससे होगा क्या, कॉर्न को जब इसमें यूज़ किया जाएगा तो फिर हमें खाने में दिक्कतें आएंगी। यानी अगर प्रोड्यूसिंग ज़्यादा नहीं होगा तो फिर खाने में दिक्कतें आएंगी, भूखमरी पैदा होगी। अब जैसे कि क्या, इंडोनेशिया क्या किया है, पाम के तेल को यानी ताड़ के तेल को ऐसे ब्लेंडिंग में यूज करने लगा। तो फिर वहाँ पे अचानक से क्या होने लगा कि वह कमी आ गई। और फिर ऐसा समय आया कि उसे खुद ही बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं ताड़ के तेल के लिए। तो वो फिर जैसे कि वो लार्जेस्ट स्तर पे क्या करता है, प्रोड्यूस करता, फिर उसको एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन वो उसे खुद ही इस समय उसके देश में दिक्कत आ रही है उसके लिए। तो आई होप कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।